हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैकेनिक्स का मॉड्यूल 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 70 मॉड्यूल्स है मैकेनिक्स के अंदर। पूरे मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 11th क्लास 12 दोनों को मिला के जितना भी कंटेंट मैकेनिक्स के अंडर आता है हम लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे। और एक भी क्वेश्चन को मतलब ऐसा नहीं कि आपके भरोसे छोड़ दूंगा, मैं हर चीज़ का सोल्यूशन बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने आप से सेल्फ ट्राई मारना है एक बार। वीडियो पॉज करने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वो वाला पार्ट स्किप कर देना है जिस पार्ट में मैंने वो क्वेश्चन बताया है। अदरवाइज इफ़ आप सॉल्व नहीं कर पाते हो क्वेश्चन, देन आपको फर्दर वो वीडियो पार्ट देखना है जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। एंड आई अश्योर यू इसके बाहर जेई जाएगा नहीं, जेई नहीं जाएगा, नीट नहीं जाएगा। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैकेनिक्स पूछी जाती है जेई लेवल, जेई एडवांस लेवल तक की, इसके बाहर कहीं भी नहीं जाएगा आपका फिजिक्स, आई अश्योर यू। चलते हैं, सबसे बेसिक लेक्चर होने वाला है आज का, बट इम्पॉर्टेंट है। बेसिक के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसकी हर जगह हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका आता है। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेट अ मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि द डायग्राम शोज आर रफ ग्राउंड neglect friction between plank and cylinder. Draw a diagram to show force acting on plank and the force acting on cylinder. बेसिकली हमको इस डायग्राम का एफ बनाना है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इस डायग्राम का जब एफ बनाएंगे तो एफ में हम लोग सारे फोर्सेस दिखाते हैं जो उस पर्टिकुलर बॉडी में लग रहे हों। तो चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ग्राउंड फटाफट सॉल्व करेंगे क्योंकि जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना जल्दी अपने माइंड की स्पीड बढ़ सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। तो ये एक वुड है और ये एक सिलेंडर है, ये एक प्लैंक है और ये एक सिलेंडर है। तो अब इसमें कौन कौन से लगेंगे, पहले हम लोग सिलेंडर का वीडियो बनाते हैं। सिलेंडर का मान लो मास m है, m1 है, और इसका मास मान लो m2 है। तो इसका mg नीचे लगेगा, वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, m1g। ठीक है, अब ग्राउंड के लिए से भी बॉडी पर ऊपर नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना। एक्चुअली नॉर्मल इस जगह पर लगेगा, नीचे वाली सरफेस पर, लेकिन हम लोग वेक्टर है तो इसलिए हम लोग ऐसे दिखाएंगे। सही है। अब ये फर्स्ट बॉडी का है तो इसको n1 लिख दिया, बाकी 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि कोई पूछे कि यार n1 क्यों लिखा है, इसका कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है क्या, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हमने n1 लिखा। अब इसका भी नॉर्मल आएगा, फिर उसको कुछ और नाम देंगे, नहीं तो बराबर थोड़ी ना होगा दोनों के नॉर्मल। अब क्या केवल इतना ही फोर्स लग रहा है सिलेंडर पर, एक फोर्स और लग रहा है, ढूंढो कौन सा। तो दूसरा जो लग रहा है वो ये सिलेंडर और ये प्लैंक भी तो टच हो रहा है आपस में, तो जब टच होता है तो एक नॉर्मल और आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और नॉर्मल कैसा आएगा, ऐसा नॉर्मल आएगा। इसको मान लो हम लोग n2 बोल दिया, भाई ये प्लैंक और सिलेंडर भी तो टच हो रहा है तो उसकी वजह से नॉर्मल क्या है, n2 बोल दिया। अब आते हैं प्लैंक की तरफ। प्लैंक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले तो बेसिक फोर्सेस डिनोट कर देते हैं, m2g। ठीक है, इसका मास। अब अब कौन सा लगेगा, अब एक फोर्स लगेगा, कौन सा, नॉर्मल ग्राउंड की वजह से, उसको हम लोग n3 दिखाएंगे क्योंकि n1 n2 यूज हो गया है, तो n3 दिखाएंगे यहाँ पर। यहाँ स्पेस नहीं बचा एक्चुअली, तो फिर से बना देता हूँ कोई डायग्राम। यहाँ पर n3 लगेगा, n3 यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर बनाता तो वो फिर नहीं दिखता। अब और इसका m2g नीचे लग ही रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार अब बन तो गया है एफबीटी, लेकिन अभी नहीं बना क्योंकि इस प्लैंक पर भी तो इस सिलेंडर की वजह से जो कांटेक्ट फोर्स हो रहा है वो भी तो हम लोग शो करेंगे। ये n2 जो इस पर लगा है इस पर भी तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, समझ गए ना। तो अब ये हम लोग का एफबीटी कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पे चलते हैं।
सेकेंड में भी सेम कॉन्सेप्ट लगना है। दो बॉल्स दी हुई हैं, दो वॉल के बीच में, दो दीवारों के बीच में दो बॉल फंसा दी गई हैं और कह रहा है स्फीयर ए एंड बी बिटवीन टू वर्टिकल बॉल्स एज शोन इन फिगर। फ्रिक्शन, एक मिनट वेट अ मिनट। एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस की हो तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो दे रखा है कि नेग्लेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड सिलेंडर, तब तो यहाँ फ्रिक्शन हमने नहीं शो किया। अगर वो कह देता कि फ्रिक्शन है तो इस क्वेश्चन में हम लोग को फ्रिक्शन भी शो करना पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दे रखा है कि हम लोग को फ्रिक्शन नहीं लेना है, देयरफॉर हम लोगों ने नहीं लिया। अदरवाइज वी विल बी टेकिंग द फ्रिक्शन एज इन अवर एफबीटी डायग्राम, इन फ्री बॉडी डायग्राम। अब फोर्सेज एक्टिंग ऑन सिलेंडर हो गया। कह रहा ड्रा एफबीटी डायग्राम ऑफ बोथ स्फीयर। चलो बनाते हैं। ये स्फीयर ए है, डायग्राम थोड़ा गंदा बनेगा बट कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा बनेगा। ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, ठीक है। अब पहले स्फीयर ए की बात करते हैं। स्फीयर ए में कौन कौन से फोर्स लगते हैं? सबसे पहले तो एम जी लगेगा, इसको एम ए से डिनोट कर दिया। वॉल से टच हो रहा है तो इधर की तरफ नॉर्मल लगेगा, इधर की तरफ, समझे ना? कहाँ की तरफ? इधर तरफ, एन वन डिनोट कर दिया। ग्राउंड से स्फीयर ए की को भी नॉर्मल मिलेगा, उसको एन टू डिनोट कर दिया, ठीक है। एक फोर्स और आएगा क्योंकि ए और बी आपस में भी टच हो रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में एन थ्री, ठीक है ना। ये हो गया बॉल ए का लेखा जोखा। अब चलते हैं बॉल बी का। बॉल बी का एक तो एम जी लगेगा, ठीक है। ये वाली वॉल से भी टच हो रहा है, इस वॉल का नॉर्मल कुछ अलग होगा, एन वन नहीं होगा, तो इस वॉल का नॉर्मल क्या हम लोग डिनोट कर दिए? एन थ्री मान, एन फोर, क्योंकि एन थ्री तो यूज हो चुका ना, एन फोर। और कहाँ से टच हो रहा है? और ए और बी के बीच में जो टच वाला एन थ्री फोर्स है, इसमें भी तो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर तरफ एन थ्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सारे फोर्सेस हम लोग डिनोट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग का सेकेंड का भी एफ बन चुका। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में कह रहा है पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, मैं इसका भी डायग्राम इनहेंस करके बना दूंगा। तो अ पॉइंट ए ऑन द स्फीयर ऑफ वेट डब्ल्यू rest in contact with a smooth vertical wall and is supported by string joining B on the sphere to a point C on the wall. Draw FBD of sphere. तो डायग्राम क्या है? डायग्राम कुछ ऐसा है, थोड़ा मैं जल्दी बना देता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा है, इस स्फीयर को इससे बांध रखा है। अच्छा रुक 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 रुक, वेट मिनट, गलत बना दिया, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं है। मैं बताता हूँ, ये एक्चुअल डायग्राम, उसमें क्या है, मैंने वॉल और बॉल के बीच में स्पेस बना दिया था, तो स्पेस नहीं है। तो अब कह रहा है इसका एफ बनाओ, तो मैं बताता हूँ। ये बॉल है, इसका डब्ल्यू जी नीचे लगेगा, वॉल और बॉल के बीच में कांटेक्ट है तो नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, सही। एंड अब क्योंकि स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है, इसलिए एक टेंशन फोर्स भी आएगा इस तरफ। समझ में आ गया? काम खत्म, एफ बन चुका है हम लोग का। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में ऐसा है कि नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। कह रहा है रॉड ए बी है जो इस बॉल के ऊपर रखी हुई है, जो रेस्ट कर रही है, और फ्रिक्शन नहीं है रॉड और स्फीयर के बीच में और स्फीयर और वॉल के बीच में, बट ग्राउंड के में फ्रिक्शन है। ग्राउंड इज रफ एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड स्फीयर। मतलब ग्राउंड और स्फीयर के बीच में फ्रिक्शन है, बट ग्राउंड और क्या बोलते हैं, रॉड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। और वॉल और स्फीयर के बीच में भी फ्रिक्शन नहीं है, केवल ग्राउंड में फ्रिक्शन है टोटल। चलते हैं। W1 मास है रॉड का और W2 मास है स्फीयर का। ये स्फीयर रखा है, इसके ऊपर एक रॉड रखी है, ठीक है ना। शायद दिख नहीं रहा, वेट अ मिनट, ऐसे बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा है। फिर ये बॉल रखी हुई है, इस बॉल पर जो है ये रॉड रखी हुई है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, डायग्राम पर नहीं। तो ये बॉल का मास होगा,
बॉल का मास क्या दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है, तो मान लो M2G, बेसिकली M2 इज इक्वल टू W2 है। अब और क्या होगा, ज़मीन से नॉर्मल ऊपर की तरफ N1, ठीक है। बॉल और रॉड भी टच हो रही तो उसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में N2 मान लो, इसको कह दिया। बॉल और दीवार भी टच हो रही है तो इनके बीच का नॉर्मल ऐसे N3 को बोल दिया। अभी एक फोर्स और बच रहा है इसमें, फ्रिक्शन, क्योंकि ग्राउंड और बॉल के बीच में, स्फेयर के बीच में फ्रिक्शन है, तो उसको हम दिखाते हैं। पहले रॉड का बना ले, तो ये रॉड है, रॉड का नीचे M1G, ठीक है। रॉड और ज़मीन भी टच हो रही तो इसका नॉर्मल ऐसे N4, ठीक है। बॉल और जो स्फेयर है और जो ये वुड है, रॉड, ये भी टच हो रही तो इनका N2 लगाया था ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में N2 फिर लगेगा। सही। एक नॉर्मल और आएगा जो वॉल, ये दीवार और इससे भी तो टच हो रहा है ना। अच्छा, एक गलती मैंने करी, कोई अगर देख पाया हो तो, मैंने ये वॉल और रॉड को टच करा दिया, जबकि ओरिजिनल डायग्राम में टच नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से नॉर्मल नहीं आएगा, समझ गए ना। अब बात आती है फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन पे, AC B, उस पर हमें गौर करना, तो उसी से हम लोग का आंसर आएगा। AC लेस देन CB, इसका मतलब CB का लेंथ ज़्यादा है, ये वाला लेंथ ज़्यादा है। CB का लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब C पॉइंट के नीचे होगा MG, इसका मतलब C पॉइंट कहीं ऊपर होगा। ये जो हम लोगों ने MG लगाया है इसके ऊपर होगा कहीं C पॉइंट, और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। अब कह रहे हैं CB ज़्यादा है और AC कम है, तो एक बार फील करके देखो, अगर कोई बॉल रख दी जाए, उसके ऊपर रॉड ऐसे रखें और ये वाला लेंथ कम हो, ये वाला लेंथ ज़्यादा हो, तो रॉड किस तरफ गिरेगी, इस डायरेक्शन में गिरेगी। जब इस डायरेक्शन में गिरेगी तो इसका फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करेगा। इसका तो बेसिकली ये राइट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन को रेजिस्ट करता है, तो फ्रिक्शन ऐसे लग गया। मान लो इसको F1 कह दिया, कुछ F1 फ्रिक्शन लगा। अब वो हमें वैल्यू क्या करना है क्या नहीं करना वो आगे देखेंगे, केवल क्या लग रहा है, केवल हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या लग रहा है। F1 लग रहा है। अब इस बॉल में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस बॉल में एक्चुअल में तो एक फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब ये मान लो रॉड इधर की तरफ घूमेगी तो ये बॉल को भी तो थोड़ा सा घुमाएगी, अगर आप फील कर पा रहे हो। अगर ये रॉड खिसकेगी तो ये बॉल भी तो इधर की तरफ रोटेट करना चाहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा तो फ्रिक्शन इसका कहाँ लगेगा, भाई बॉल इधर तरफ जाना चाह रही है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन लगेगा। सही बोला कि गलत बोला, कुछ लोग पकड़ लिए होंगे, कुछ लोग पकड़ चुके होंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉल का थोड़ी ना लेना देना है, इस पॉइंट को हमें देखना है, निचले वाले पॉइंट को। निचला वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, निचला वाला पॉइंट इधर जाने की टेंडेंसी में है। हाँ, यहाँ वॉल है, वो जाएगा नहीं, वो बात अलग है। यहाँ दीवार है, इसलिए वो दीवार के अंदर थोड़ा ना घुस जाएगा बॉल, इसलिए वो जाएगा नहीं, बट इधर तरफ घूमने की कोशिश तो कर रहा है ना। तो ये वाला पॉइंट इधर की तरफ वेलोसिटी है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी ना, अगर ये इस तरह घूमेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो जब मोशन इस डायरेक्शन में होता, अगर ये दीवार ना होती तो, इसलिए फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा। ऐसे पता किया जाता है फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। होप सो समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अच्छा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a rod O is suspended with the help of a massless string AB as shown in figure. Fifth question, a rod is hinged at point O, draw FBT on the ground. तो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे ये दीवार है, यहाँ से एक रॉड को बांध दिया गया किसी तार से, ऐसे ऐसे बांध दिया गया, ये रॉड है। अब इस रॉड से फिर ये स्ट्रिंग से फिर एक दीवार में बांध दिया गया, समझ गए। तो हमें बताना है रॉड इज हिंज्ड एट FBT ऑफ डायग्राम।
तो बनाते हैं। बेसिकली रॉड का हमें बनाना है, तो ये रॉड है, रॉड का मास नीचे mg। अब ये किसी दीवार से तो टच हो नहीं रहा, तो नॉर्मल तो बेसिकली एक मिनट, ओ इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ए बी, मतलब स्ट्रिंग है ए बी। हमें ये नहीं बताया गया कि ओ ये वाला जो पॉइंट है ये धागे से बंधा है कि दीवार से टच्ड है, ये नहीं बताया गया। देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ए बी, लेकिन इसका कंफर्म है कि ए बी तो स्ट्रिंग ही है, इसका मतलब ए बी जो है वो धागा ही है, तो धागे में क्या होगा, टेंशन टी, समझ गए, टेंशन टी होगा। तो इस पॉइंट का हमें बताओ, इस पॉइंट का क्या करना है। अब वो तो सॉल्व हो गया कि टेंशन टी हो गया, इस पॉइंट का क्या करना है। किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो कि ओ पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, तो वो बताओ। व्हाट वी विल बी डूइंग ऑफ ओ पॉइंट विच इज सस्पेंडेड इन द वॉल। अब मैं बताता हूँ। जब कुछ नहीं दे रखा तो हम लोग यही मान लेंगे भाई कि यार क्या बोलते हैं, नॉर्मल लग रहा होगा, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। तो बस यही है। अच्छा, अब कोई बोले क्या स्ट्रिंग की तो एफबीडी बनाई नहीं, तो बना लो। ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पर टेंशन कैसे, इस डायरेक्शन में टी लग जाएगा। टेंशन जो है पुलिंग फोर्स होता है, घसीटता है, कभी सिकुड़ता नहीं है। टेंशन टेंशन फैलता है। कहते हैं कि रॉड, सिक्स्थ क्वेश्चन में, अ रॉड ए बी इज प्लेस्ड इनसाइड अ रफ स्फेरिकल सेल एज सोन इन फिगर, ड्रॉ एफबीडी ऑफ रॉड। ये कोई शेल है, उसके अंदर रॉड इस तरह रखी हुई है, टिल्टेड ऐसे। टिल्टेड रखी हुई है, इसका मतलब ये खिसक सकती है, फिसल जाएगी ना। एक बार फील करो कि रॉड कहाँ मोशन करने की कोशिश करेगी, ऐसे मोशन करने की कोशिश करेगी, मतलब ये जो है ऐसे जाएगी, ये रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करेगी। तो इस रॉड पर एक तो mg लगेगा, दूसरा एक फ्रिक्शन भी लगेगा। रफ स्फेरिकल शेल चूंकि दे रखा है, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब ये रॉड कहाँ जा रही, ऐसे करने की मोशन कोशिश कर रही, तो इसका अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन में कहाँ होगा, ऐसे, और इस डायरेक्शन में कहाँ होगा, ऐसे, F1 एंड F2। तो इस तरीके से इसका एफबीडी भी हम लोग बना चुके हैं। अब चलते हैं इसका आंसर मैच करते हैं, देखते हैं हम लोगों को कितने सही है कितने गलत है। 416, वेट अ मिनट। पहला वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया था, दूसरा वाला क्लियर हो गया था, 2 बॉल वाला, तीसरा भी क्लियर हो गया था। तीसरे में तो होता ना कि बॉल जो है वॉल से टच है और टेंशन टी स्ट्रिंग से टच्ड है। फोर्थ वाले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था हम लोग को। फोर्थ वाले में वही जो रीज़न लिखा है, इन्होंने भी वही लिखा है कि नो फ्रिक्शन विल एक्ट बिटवीन स्फीयर एंड ग्राउंड बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम रॉड ऑन स्फीयर विल बी बैलेंस्ड बाई हॉरिजॉन्टल नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दी वॉल। वही मैंने भी रीज़न दिया था कि यार, बताता हूँ एक मिनट। मैंने भी तो यही कहा ना कि अगर यहाँ दीवार न होती तो ये बॉल इस तरफ जाने की कोशिश करता है, यहाँ दीवार है इसलिए यहाँ नहीं जाएगा। मान लो दीवार ना होती तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगता है, इसमें फ्रिक्शन इधर लगता। समझ गए होगे। सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व ही हो गया था। फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी हम लोगों ने सही लिखा है, क्योंकि ये फ्रिक्शन ऐसे लगा, ये फ्रिक्शन ऐसे, और ये फ्रिक्शन ऊपर की साइड, ये फ्रिक्शन ऊपर की साइड। तो सारे आंसर हम लोग के मैच हो चुके हैं। इसी के साथ एंड करते हैं इस लेक्चर को। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।